नाजरीन, ये है रेड लाइन लाइव। इमरान खान के घर से एक और ऑडियो लीक जारी हो गई। तमाम कौम की तवज्जो उस ऑडियो लीक पर है। मुबैना तौर पर यह कन्वर्सेशन हुई जुल्फ़ी बुखारी और इमरान खान की बेगम साहबा के दरमियान। हमें इल्म नहीं है ये कितना मुस्तनद है, ये कितना कट एंड पेस्ट है, और ना ही हम इसको मौजूए गुफ्तगू बनाना चाहते हैं। लेकिन इस सियासी भौचाल के अंदर हमें कहीं ना कहीं बहस का एक नुक्ता तलाश करना है कि पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है, मुआशी तौर पर, सियासी और अखलाकी तौर पर, और इस जाविये से भी कि आने वाले दिनों में क्या वाक़तन ये हुकूमत काम कर रही होगी, इमरान खान की हुकूमत काम कर रही होगी, इंतखाबात हो रहे होंगे या केयर टेकर सेटअप बन रहा होगा जो एक्सटेंड भी हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। सीनियर पॉलिटिशियन हैं, रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और वफाकी वज़ीर हैं बराए मनसूबा बंदी और तरक्की। आपका बहुत में ज्वाइन किया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम शब्बर ज़ादी से ही बात करेंगे जो एक्सटेंडेड टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहे हैं। फॉर्मर FBR चेयरमैन एंड अ नोन फेस इन पाकिस्तान, वो बात कर रहे हैं कि ये मुआशी मामलात जो हैं संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि क्या इसी सेटअप के साथ काम चलाया जाए या एक नया टेक्नोक्रेटिक सेटअप भी लेके आया जाए। इस ऑडियो के ऊपर हम आपको ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि लोग कमेंट किस किस्म के कर रहे हैं। ऐसे इकबाल साहब बहुत शुक्र। मैं ऐसे मौज़ूआत को उठाता नहीं, लेकिन चूँकि अब ऑडियो लीक से आ रही हैं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बतौर पॉलिटिशियन जानना चाहता हूँ कि आपको ये ट्रेंड्स किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अनहेल्दी हैं और अनवेलकम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस किस्म की तर्ज सियासत जो है पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 सालों में खान साहब ने उसको लीड किया है। और मेरा ये यकीन है कि हर इंसान जो करता है वो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, आपको आपकी गर्दन में पकड़ता है वो चीज़ आके। खान साहब ने नहायत बेरहमी के साथ लोगों की नेम कॉलिंग की, नहायत बेरहमी के साथ लोगों को किरदार कुशी की, नहायत बेरहमी के साथ उन पर बहतानबाजी की। देखिए, मेरे ख़िलाफ़ एक जलसे आम में नहीं, 2 जलसे आम में नाम लेके डाकू डाकू के नारे लगवाए। किस बुनियाद के ऊपर? मैं दावा करता हूँ कि खान साहब मेरे साथ बैठें और बताएं कि वो किस तरीके से मुझसे कम इनकम टैक्स देके 300 कनाल के घर में रहते थे। और इमरान खान साहब के लिए पे बैक टाइम है जी। तो ये उनको अब उसी म्यूजिक का सामना कर रहे हैं कि लेकिन म्यूजिक बजा कौन रहा है? ये अब कोई भी हो सकता है इसमें। तो देखिए ना, कोई भी खुफिया हाथ हो सकता है, बैरून मुल्क कोई एजेंसी हो सकती है, कोई अंदरून मुल्क इनके अपने लोग हो सकते हैं जिन्होंने गुफ्तगू रिकॉर्ड। आपके PM की भी ऑडियो लीक हुई जिसका एक एक्स स्टाफर पकड़ा गया। जी जी। तो वो तो बैरून मुल्क नहीं था, वो तो अंदर से कोई बंदा देखे ना, कोई अनासर हो सकते हैं, कोई अंदर का बंदा हो सकता है, कोई बाहर का बंदा हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा तर्ज अमल है कि जिसको खान साहब ने शुरू किया। और मेरा ये यकीन है कि जितनी खान साहब ने बहतानबाजी की और जितने ये खुद 2 नंबर हैं, ये आप देखिएगा कि एक वक्त आएगा कि ये खुद मुंह छुपाते फिरेंगे। यानी कि आप एक तो है ना कि जो आप प्रोडक्ट हैं वही आप प्रेजेंट करें। ये जो इन्होंने रियासत मदीना का लबादा उड़ा हुआ था और लाइसेंस लिया हुआ था कि जिसकी चाहे हजामत कर दें, जिसको चाहे गाली गलोच कर दें, जिसको चाहे जो मर्जी कर दें, और इनको एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इन अ वे आपके ख्याल में इसकी कोई सियासी यूटिलिटी भी है कि इमरान खान एक्सपोज हो रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर एतराज़ देखिए, मैं इस लेवल की सियासत को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, ना करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान मकाफ़ात अमल का शिकार है। ये कोई उसका सबब बन जाता है, कौन है क्या है। लेकिन व्हाट इमरान खान इज़ फेसिंग टुडे इज़ रिएक्शन, और आप कह लीजिए कि इज़ ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट ही हैज़ डन टू अदर्स। मैं सिर्फ इस वजह से इस नुक्ते को लेबर कर रहा हूँ कि तमाम सियासतदानों को इस बारे में परेशान होना चाहिए। जी 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 जी। आज इमरान खान तख्ता मश्क बन रहे हैं, भले आपकी तशरीह वही हो कि अपना बोया हुआ खुद ही काट रहे हैं और इनके ऊपर वही चीज़ लागू हो रही है जो दूसरों पर थोपते होते थे। लेकिन कल को कोई और सियासतदान भी इसका, लेकिन तो मतलब हुकूमत में होते हुए आप क्या इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते दैट हु इज डूइंग इट? देखिए, इसको तो शुरू में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी हुई थी तब भी काफ़ी इस पर तफ्तीश हुई थी और उसके बाद जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आपके पास मैं बैठा हूं, ये जो फ़ोन है ये फ़ोन एक स्पाई टूल है। जो बात हम कर रहे हैं ये सुनी भी जा रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है। तो अब आज की इस डिजिटल एज में ये पिन पॉइंट करना कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, बहुत ही नामुमकिन हो गया। लेकिन आप
वरी तो आपको करना चाहिए कि अगर कल आप ताकत से गिरते हैं, आपसे बात आप नहीं, आपकी हुकूमत के लोग जो हैं, अगर उनकी भी ऐसी ऑडियो लीक शुरू होगी, हाउ वुड यू फील? देखिए, मैं समझता हूं कि बहस इस ये भी यकीनन वो कोई कर सकता है कि खान साहब का क्या किरदार है या वो क्या है, लेकिन असल बहस ये है कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं। ठीक, खान साहब ने भी हुकूमत से निकलने के बाद नए नए ड्रामे किए, जी अमरीकी साजिश हो गई, फिर उससे पीछे हट गए, कभी फ़ौज को तोप खाना खोल दिया, कभी अदलिया पे, लेकिन कभी उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि मैं 4 साल में कैसे ईंट बजा के आया हूँ पाकिस्तान की। देखिए, मैं उसी वजारत में वापस आया हूँ जो 4 साल पहले मैंने छोड़ी थी। 4 साल पहले उसका तरक्याती बजट का हुजम था 1000 अरब। 4 साल बाद जब मैं आऊँ 550 अरब रह गया था। 4 साल बाद पहली दफ़ा ये हमें देखना पड़ा कि हमारी हुकूमत आने से 10 दिन पहले वजारत ख़जाना ने कहा कि लास्ट क्वार्टर रिलीज़ हम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। 4 साल पहले हर रोज़ हम सोचते थे नया मंसूबा कौन से शुरू करना है, आजकल हर रोज़ ये सोचते हैं कौन से मंसूबे की फंडिंग काटनी है ताकि पैसे पूरे हो सकें। तो ये जो 4 सालों में खान साहब मुल्क की ईंट से ईंट बजा के गए, इस पर बहस होनी चाहिए। बहस कर लेते हैं, लेकिन ईंट से ईंट उन्होंने बजाई। जो नंबर्स हैं वो पिछले 7-8 महीने के भी कोई अच्छे नहीं हैं, बल्कि आज की अगर आप बात करें अवाम के मामलात की, और चूंकि आप अवामी सियासत करते हैं, हल्के से उठ के आते हैं आप, तो आटे का भाव ही अगर आप देख लें, इमरान खान जहां पर छोड़ गया था उसके अंदर 50-55 रुपए का इजाफा, देखिए 25 रुपए का नान मिल रहा है। जी जी, देखिए सबसे पहली बात यह है कि इकॉनमी जो है या ये सोसाइटी के ट्रेंड जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर हैं, ये कोई बिजली का सर्किट नहीं होता कि आपने यकलख्त ऑन किया तो रोशनी होगी और ऑफ़ किया तो ऑफ़ होगी। आज अगर आप कोई इकॉनमी का फ़ैसला करेंगे, पॉलिसी, इकनॉमिक पॉलिसी का फ़ैसला, उसके असरात आते आते 6 से 8 महीने ट्रिकल डाउन करते लगते हैं। ये एक पूरा फ्लो होता है कि जिसके अंदर ये अमल होता है। आप कौमी असम्बली में हमारी तकरीरें उठा के देखें जो हमने एज अपोजिशन लीडर की हुई हैं, इनके हर बजट पे हमने कहा कि जो ये फैसले कर रहे हैं कम से कम 10 साल पाकिस्तानी कौम इन्हें भुगतेगी। बग़ैर सोचे समझे डिवैल्यूएशन की, बग़ैर सोचे समझे इंटरेस्ट रेट डबल किए, हॉट मनी को परसू करते रहे, मुल्क के अंदर इंतज़ामी एक किस्म की एनार्की पैदा कर दी। कोई अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं था, फैसला करने के लिए तैयार नहीं था। नतीजतन जब सस्ती तरीन LNG अवेलेबल थी, कोई अफसर उसका सौदा भी करने के लिए तैयार नहीं था, चूँकि खौफ व हरास इन्होंने ऐसा पैदा किया हुआ था। पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, पाकिस्तान की इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो ये चूखें ला के गए हैं, तो अब आप जब ढलान पे जा रहे हैं तो ऐसा ऐसा ब्रेक होगी ना। अभी तो हम इसको कोशिश करेंगे, लेकिन आप रिवर्स करेंगे ना। आपने इन्फ्लेशन की बात की, इन्फ्लेशन के नंबर्स उनके हुकूमत के और आपकी हुकूमत के, उनकी हुकूमत के अच्छे नजर आते हैं। आपने डिवैल्यूएशन की बात की, डॉलर और रुपये पैरिटी की बात की, उनके नंबर। आप फिर वही बात कर रहे हैं कि हुकूमत बदलने से अचानक होता है। जो सेट इन मोशन वो ट्रेंड करके गए थे यूं, अब ये तो कुछ देर चलेगा ना, इससे पहले कि आप उसे रिबाउंड करें। और दूसरी बात यह है कि इनके जो नंबर्स थे, इनकी डिक्लाइन तो उसी वक्त से शुरू हो गई थी। इन्फ्लेशन हमने 5 साल सिंगल डिजिट पे रखी। हम जब 2013 में आए थे तो डबल डिजिट थी, हमने उसको 4.5% पे लाके कैप किया। लेकिन बस आप जब इंतखाबात में जाएंगे, आप 2018 की परफॉर्मेंस पे नहीं जीतेंगे या कंटेस्ट। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, आप पिछले 1 साल की बशमूल ये 7 महीनों की उसके ऊपर, तो लोगों को ये बात जो है ना 2018 बहुत दूर की बात लगती है। नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज करूँ कि लोगों को हर चीज़ का मालूम है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब आखिरी दिनों में ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल फैसले करके गए कि दुनिया में तेल की कीमत होश रुपा इजाफा हो रहा था, ये अपनी तरफ से सस्ती कर गए तेल की कीमत, और हमारा जो डेफिसिट है इतना बेकाबू हो गया कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गए। अब IMF के पास जब हम गए, उन्होंने कहा जी कि पहले आप उस मुआहदे पे अमल करें जो इमरान खान साहब करके गए, चूँकि हमें नहीं मालूम कि वो कौन सी हुकूमत है और आप कौन है, हमें तो पाकिस्तान का मालूम है। हमने वो सख्त फ़ैसला किया, 100 रुपया हमने पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ाया, जो कि आम हालात में बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने देखा कि लोगों को तकलीफ़ बेहद हुई, लेकिन लोगों ने उसको कबूल किया, चूँकि उन्हें अवेयरनेस थी कि ये नागुज़ीर है। कबूल किया। आप देखिए, पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, आप सिर्फ 4 में जीते। कहाँ पे कबूल वो इसलिए देखिए कॉस्ट तो आपने बड़ी पे। मैं आपको तो देखिए, वो जो ज़िमनी इलेक्शन थे ना, उसमें एक बड़ी हमारे लिए कॉन्ट्रडिक्शन थी। पहली बात तो ये कि हम सब की तवज्जो ज़्यादा सैलाब की तरफ थी, जहाँ हमारी जिम्मेदारी थी प्राइम मिनिस्टर की, हम सब वो तो 24 घंटे हम उस तरफ लगे हुए थे। दूसरी बात ये, इन इलेक्शन में जो उम्मीदवार जिनको टिकट दिए गए वो बुनियादी तौर पे PTI के मुनहरफीन थे। ठीक।
उनको हमारी पार्टी के साथ उस किस्म की ओनरशिप नहीं थी कि जो होनी चाहिए थी, लिहाजा वहाँ पर जो PMLN का धड़ा था जिसके वो हमेशा मुखालिफ थे, वहाँ पे उनकी आपस में उस किस्म की एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। अगर वहाँ पे हमने PMLN के अपने कैंडिडेट खड़े किए होते तो आप देखते कि यकसर नतीजा मुख्तलिफ होता। इमरान खान 7 हल्कों में उम्मीदवार से 6 कैसे जीत गए? वो इसलिए वहाँ पे तो आपके बंदे थे ना उनके खिलाफ। वो इसलिए जीत गए कि हमने उस कैंपेन को, जैसे मैंने कहा कि किसी ने, आप बताइए किसी हल्के में हमारा कोई कौमी सतह का बंदा गया हो, इन्होंने तो हल्के हल्के में जाके तकरीरें की, क्योंकि वो पीक टाइम था पाकिस्तान में फ्लड्स का। हमारी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, हुकूमत की लीडरशिप, हम सब फोकस थे सिंध और बलूचिस्तान में, जहाँ लोग ये कह रहे थे कि 15 से 20 हज़ार अमवात हो सकती हैं सैलाब से और सैलाब के बाद पैदा होने वाली वबाओं से। 1700 के करीब जो डेथ टोल रहा, इसको यहाँ कंटेन करने पे जो बाहर से वफूद आते हैं वो खुद कहते हैं कि भी ये एक गैर मामूली बात है, कैसे हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो दिन रात काम करके वहाँ पर इंसानी नुकसान के बारे में कहते हैं कि कोविड उन्होंने बहुत अच्छा टैकल किया। वो भी नंबर्स अपने बताते हैं कि हमने कितना अच्छा टैकल किया। इंडिया के अंदर देखे क्या था, बांग्लादेश के अंदर क्या था, हमने देखे क्या था। तो लिहाजा उसको अगर टैकल किया तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं ना। उस वक्त एक यू हैव फ्लड्स, दे हैड कोविड। जी, तो लिहाजा हमने ये फ्लड कोविड से बड़ा नुकसान करके गया। और इस फ्लड से पहले जो सप्लाई शॉक आया दुनिया में यूक्रेन वॉर का, उसका पाकिस्तान पे असर कोविड के मुकाबले में बहुत ज्यादा हुआ है, जिसने तो तेल कॉस्ट पे कमोडिटीज की इमरान खान ने किया या आपके हाथों हुआ? कॉस्ट तो आपने पे की सियासी की, लेकिन लोग इन द एंड, देखिए लोगों के पास जब हम जाएंगे उनको ये पता चलेगा कि हमने पाकिस्तान को कैसे डिफ़ॉल्ट से बचाया है। अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता जिस रास्ते पे इमरान खान जा रहे थे, आज जिस डॉलर के ऊपर लोग कहते हैं जी 250 का नहीं मिलता, ये 500 में किसी को ना मिल रहा होता। तो 270 में तो भी मिल रहा है। देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, 500 पे भी ना मिल रहा होता। आज अगर आप कहते हैं कि जी मुल्क के अंदर पेट्रोल जो है 240 रुपये या 30 रुपये है, शायद 450 रुपये पे गया होता अगर डिफ़ॉल्ट कर गए होते आप। तो लिहाजा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तबाही जिसके हम दाने पे पहुँच गए थे, हमने उसे रिट्रीव किया है और अगले 6 महीने में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें स्टेबलाइज हों। और लोग, और मैं आपको बताऊँ, लोग जो हैं अब हमारा और उनका फ़र्क जान गए हैं। देखिए हमने 5 साल में जो पाकिस्तान के साथ किया वो लोगों के सामने है। 4 साल में जो इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ किया वो भी लोगों के सामने। ख्याल में अगला जो मुकाबला होगा वो 2013 और 18 के 5 साल आपके और खान साहब के 4 साल। जी, तो ये पिछला साल किसी खातर, ये तो 8 साल तो देखिए डैमेज कंट्रोल है, जो खान साहब के कांटे उठाते उठाते हम खुद जख्मी हो रहे हैं। तो लोग आपके ख्याल में वाकईतन समझ रहे हैं इस बात को? लोग समझते हैं, क्योंकि इलेक्टोरेट की मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, वो इमीडिएट इश्यूज के साथ डील करते हैं। लोग समझते हैं और लोगों को मालूम है कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर थे तो पाकिस्तान किस सिमत में चल रहा था, कैसे चल रहा था, और उन 5 सालों में PMLN ने पाकिस्तान को कैसे टर्न अराउंड किया था। तो अब खान साहब के भी 4 साल आ गए ना। 2018 में तो खान साहब कहते थे कि इनको आजमाया एक दफ़ा, मुझे भी आजमा के देख लो। तो अब तो 4 साल अच्छा आजमा लिया ना। जितनी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इनको हासिल थी, जितनी अदालतों की सपोर्ट इनको हासिल थी, जितनी मीडिया के गला इन्होंने दबा के रखा हुआ था, हर तरफ से खामोशी थी, इनके लिए तो खुला मैदान था। 4 सालों में क्या किया। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करूं कि देखिए खान साहब जो हैं, इनको अगर आज कौम के सामने जाना पड़े तो बजाय अमरीकी की साजिश का करने के, बताया ना जी वो किधर गए, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ की, 50 लाख घर, लोग पूछेंगे ये बातें। तो कॉस्ट आपने पे की, लेकिन बाय द टाइम इट इज़ इलेक्शन टाइम तो आप रिकवर कर चुके होंगे। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। तो इलेक्शन टाइम कब है? अक्टूबर 2023। उसकी वजह तलत देखें, ये लोगों को पता होना चाहिए। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने अप्रैल 2021 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये फैसला किया कि अगला जनरल इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे होगा। और वो क्यों किया? इसलिए कि सिंध ने पिछली मरदमशुमारी को मशरूत मंजूर किया था कि 2018 के बाद हम इसके ऊपर इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए जनरल इलेक्शन सिर्फ मियाँ वाली के ज़िला काउंसिल का नहीं होना, वो सिंध और बलूचिस्तान में भी होना है। वहाँ तो आधी से ज़्यादा आबादी अभी बेसहारा है, उसके सर पे छत नहीं है। अगले 6-8 महीने आपने उनको वो छत देनी है। फिर 30 अप्रैल को आपका सेंसस आ जाएगा। जब वो सेंसस आएगा, इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 महीने चाहिए हल्का बंदी करने के लिए। तो ये टाइम टेबल अगस्त तक चला जाता है। अगर मुझे तस्हीह कीजिएगा मेरी, अगर मैं गलती पर हूँ, लेकिन नया सेंसस ज़रूरी है, लेकिन वो आईनी मजबूरी नहीं है। अगर नहीं होता
तो इलेक्शन कमीशन को अपने वक्त के ऊपर वो अगर नहीं होता तो अगला इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि जो पिछला सेंसस है उसकी कंडीशनल अप्रूवल सिंध के सूबे ने दी है, जो कि एक फेडरेटिंग यूनिट है। लेकिन आईनी मजबूरी नहीं, आईनी मजबूरी यह है कि आप नोटिफाइड सेंसस के तहत इलेक्शन कर सकते हैं। पिछला सेंसस जो है वो सिर्फ फॉर द 2018 इलेक्शन जो है वो किया गया था, और उसमें एक प्रोवाइजो लिखी गई थी कि ये अगले इलेक्शन के लिए करामत नहीं। तो लिहाजा अगर आप 2018 से पिछले वाले सेंसस पे जाएंगे वो तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो इसलिए आपके पास कोई चारा नहीं कि जो अप्रैल 2023 में सेंसस आएगा, और जैसा कि खान साहब ने खुद फैसला किया है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तो एक आईनी इदारा है ना, ये आइन में लिखा हुआ है ना। तो अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक फैसला करता है, आप उसके बरखिलाफ कैसे जा सकते हैं? लेकिन इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि उसने वक्त पर इंतखाबात करवाने। खैर ये ओपन डिबेट हम इसको कर सकते हैं, उससे पहले को केयर टेकर सेटअप वगैरह कुछ नहीं आ रहा। देखिए एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप, इसकी बहुत बात हो रही है। आप मुझे बताइए, 4 साल खान साहब ने जो हुक्मरानी की, जिसे हम हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, ये किस्म का एक्सटेंडेड केयर टेकर टेक्नोक्रेटिक सेटअप ही था ना। उसने क्या कर लिया? पाकिस्तान को आज हार्ड चॉइसेस करनी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। एक ऐसी हुकूमत जिसकी पुश्त के ऊपर अवामी तायद नहीं होगी, एक ऐसी हुकूमत जो उन रिफॉर्म्स को लोगों के पास सेल नहीं कर सकेगी, लोगों को आमादा नहीं कर सकेगी, वो कभी भी आधा रास्ता भी नहीं जा सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी नॉन रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट्स का तजुर्बा है वो फेल हुआ है। आप मुझे बताइए, ज़ियाउल हक साहब की 11 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं थी, क्या कर लिया उसने? मुशर्रफ साहब की 9 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं थी, क्या किया उसने? ये एक फ्रेब है, एक खुद फ्रेबी है कि टेक्नोक्रेट के कहने पे तो उसका जो ड्राइवर है वो उसके कहने पे वोट नहीं डालता। तो आप लेकिन वो वोट लेने के लिए आए नहीं है, वो मईशत को संभाला देने के लिए आए हैं, वो IMF के साथ टॉक्स को रोल करने के लिए आए हैं, वो सऊदी अरब से पैसे लेने के लिए आए हैं। मैं वैसे आपको बात कर रहा हूँ, चीन से पैसे लेने के लिए आए हैं, वो मईशत को संभाला देने के लिए आए हैं, और वो मुश्किल फैसले करने के लिए आए हैं जो कोई हुकूमत बशमूल आपके इंतखाबात के करीब नहीं कर सकती। देखिए हमने तो बहुत किए हैं ना फैसले, उसमें कमी नहीं की, लेकिन सवाल यह है कि जो केयर टेकर सेटअप है, आइन के अंदर लिखा है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो सिर्फ इलेक्शन के मामलात को तय कर सकता है, वो पॉलिसी फैसले नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये केयर टेकर सेटअप अगर आपने एक स्टैंडर्ड ला के उससे पॉलिसी फैसले करने हैं, पहले तो आपको आइन तब्दील करना पड़ेगा। लिहाजा ऐसी कोई गुंजाइश कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई गुंजाइश है। पाकिस्तान का अपना जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, मुशर्रफ के रूल की भी नहीं थी, वो तो अब गैर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम करें, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान में तो आपको पता है उसमें तो कोई गुंजाइश का स्कोप कितना है। अब आप ये देखिए ना, इमरान खान साहब के दौर में क्या क्या नहीं हुआ कि पंजाब में इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इदारे तोड़ दिए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लोग टकरे मारते रहे, बिल आखिर 1 साल के बाद सुनवाई हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। 7 महीने तलत साथ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ फुटबॉल खेला, नहीं इम्प्लीमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे बुला के ये नहीं पूछा, बुजदार को बुला के ये नहीं पूछा कि हमारा फैसला इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करें, आंखें बंद रखें। अब इस किस्म की जो इम्यूनिटी है या इस किस्म की जो आप कह लीजिए सुलेमानी टोपी तो पाकिस्तान में कभी किसी के ऊपर नहीं रही ना। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आप लाइव प्रोग्राम में हैं, तो मेरे पास सवाल है शकील अहमद साहब का, नुमाइंदा समा न्यूज़ के, यू फेमिलियर विद देम, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी शूट। देखिए, मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हालात वाकई मखदूश हैं, क्योंकि एक तो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, इमरजेंसी फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने की बातें हो रही हैं, आप तरदीद ज़रूर करें और हुकूमत कर भी रही है, लेकिन हालात वाकई ठीक नहीं हैं। और वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं कि मुश्किल मुल्क जो है वो भंवर में फंस चुका है। आप देखें कि एक वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज है, जिसमें तकरीबन 76 ऐसे वज़रा हैं, वफाकी वज़रा मुमलकत मुआवनीन ख़ुसूसी 31 वो भर्ती किए हुए हैं, फिर 7 एडवाइज़र भी हैं, तो 76 ये हैं और तकरीबन 38 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, 114 अहम मुद्दों पर भर्तियां हुई हैं। तो क्या इनका खर्चा नहीं है? क्या हुकूमत जो बातें कर रही है क्या उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं है गवर्नमेंट के? और दूसरा ये कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे है या इमरजेंसी लगने वाली है या नहीं भी लगने वाली, तो क्या तरक्याती फ़ंड जो हैं, तरक्याती स्कीमों के लिए जो कि पॉलिटिकल बेस पे फ़ंड जारी किए जाते हैं, उसके लिए आप हुकूमत से फ़ंड इजाफी मांग रहे हैं, 87 अरब रुपये खर्च कर रहे हैं सियासी स्कीमों के लिए, तो क्या इन हालात में क्या ऑस्टेरिटी मेजर्स या जो ऐसे एक्शन जिससे
कुछ बचत हो हुकूमत को, क्या वो स्टेप्स नहीं लेने चाहिए? तो हुकूमत का जो एक्शन है और जो हुकूमत बातें कर रही है उसमें ह्यूज डिफरेंस है। तो अपने अमल से आप क्या इसकी वजाहत करना चाहेंगे? कैसा? मुझे सर ये इजाफा करें, आप गुड गवर्नेंस ग्रुप बहुत अर्सा पहले आप चलाया करते, उस वक्त से आप बात कर रहे हैं स्मार्टर स्लिमर, इतनी वड्डी का भी ना। अच्छा मैं अर्ज करूं, देखिए थोड़ी इसमें शायद कम्युनिकेशन की गैप है। ये जो काबीना इतनी बड़ी नहीं है, जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं ना वो ज़्यादा लिए गए हैं और ये हैं MNAs, और ये अपने जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसी मराद के अंदर हैं जो बैसियत MNA वो ले रहे हैं। सिर्फ उनको टाइटल दिया गया और उनको टास्क दिए गए कि आप ये काम करें, चूँकि आपको पता है 10 पार्टीज़ की कोलिशन गवर्नमेंट है। तो इसमें ये जो स्पेशल असिस्टेंट्स प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी अपॉइंट किए हैं, इनको कोई एक्स्ट्रा मरात नहीं दी, बल्कि ये पहले ही कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत में जो मरात ले रहे हैं उन्हीं के अंदर इनको टाइटल सिर्फ दिया गया। अच्छा, दूसरी बात जो डेवलपमेंट बजट की उन्होंने की है वो बड़ी अहम है। देखिए डेवलपमेंट बजट को प्रोटेक्ट करना मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का फ़र्ज़ इसलिए है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ये ग्रोथ के साथ रिलेटेड है, और जब हमारे यहाँ होता अमूमन यह है कि खसारे को काटने के लिए हम डेवलपमेंट बजट को जब काटते हैं तो उससे अमूमी तौर पर मुल्क की ग्रोथ पे और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की सलाहियत पे बुरा असर पड़ता है। आई हैव टू स्टॉप यू हियर बिकॉज़ ऑफ द ब्रेक। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम में। खुशामदीद नाज़रीन, हमारे पास एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं जो वफाकी वज़ीर हैं बराए मनसूबाबंदी और तरक्की। हम सियासत, मुआशरत और मईशत की बात कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने बता दिया कि एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप की कोई गुंजाइश नहीं है आइन में, और अगर ऐसा तजर्बा होता है तो उसकी आइनी कोई वजह नहीं बनती, कोई बुनियाद नहीं बनती, और इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर के अंदर ही होंगे। मैंने आपको बताया था कि सवाल भी भिजवा रहे हैं। मेहताब हैदर साहब सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, जी कीजिएगा सवाल। देखिए मेरा जो प्लानिंग मिनिस्टर से दो सवालात हैं बेसिकली। एक तो ये है कि क्या PSDP में जो 727 बिलियन रुपीस का हुकूमत ने रखा था, क्या उसको जो है वो वाकई प्रोटेक्ट जो है वो किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने एक समरी भिजवाई थी कि 727 पे उसको प्रोटेक्ट किया जाए प्राइम मिनिस्टर को। एक तो इसके बारे में बता दें। दूसरा ये है कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए तो सारे के सारे पैसे आपने 87 अरब रुपए रिलीज़ कर दिए हैं, जबकि बाकी जो यूटिलाइजेशन है PSDP की, वो जितने भी रिलीजेस तो काफ़ी हुई हैं लेकिन यूटिलाइजेशन कोई 12 से 15% पे खड़ी है। तो ये मुझे बताएं कि ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब नहीं होगी तो इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस तरह से बेहतर हो सकेगी? और इकनॉमिक ग्रोथ का टारगेट पहले ही हुकूमत ने कम करके 5% से 2% कर दिया है। तो ये क्या इकनॉमिक एक्टिविटीज़ चोक होने जा रही हैं? गो अहेड। देखिए पहली बात जो आपने कही कि PSDP को प्रोटेक्ट करना, इस पे ठीक है, हमने प्राइम मिनिस्टर को समरी लिखी थी और उसमें यही कहा था कि जैसे आपने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ के साथ लिंक्ड है, और अगर हम जो भी ग्रोथ हमारी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है फ्लड की वजह से, लेकिन बाकी ग्रोथ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा 727 को। तो इंशाल्लाह फाइनेंस ने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में यही कहा है कि वो 727 पे कोई कट नहीं लगाएंगे, तो वी टेक इट एज देयर एश्योरेंस। दूसरी बात यह है कि जो लो अभी कुछ मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से यूटिलाइजेशन है, इसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि पहले जो 1 या 2 क्वार्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे पहले क्वार्टर में इस दफ़ा फाइनेंस ने 20 की बजाय 10% रिलीज़ की, और उससे बजाय 40% 6 महीनों में रिलीज़ करने के 30% तक हमें मिले। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, वो 3rd क्वार्टर के लिए इंतज़ार करते हैं कि इकट्ठा फिर लमसम उसको रिलीज़ करेंगे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनकी प्रोक्योरमेंट का अमल जारी होता है, उनकी टेंडरिंग जारी होती है, और फिर वो 3rd क्वार्टर में जब वो टेंडर्स अवार्ड हो जाएंगे फिर वो एक्सपेंडिचर होगा, वो पैसे यूटिलाइज होंगे। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो 3rd क्वार्टर की आप देखेंगे यूटिलाइजेशन, और फिर 4th में काफ़ी पिकअप करेगी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि अभी आपने इकॉनमी की बात की, वज़ीर आज़म साहब का मैं बयान भी देख रहा था, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हमें हलफ उठाते हुए मुआशी तबाही का अंदाज़ा नहीं था, अगले 5 साल मिलेंगे तो हम आवाम की तकदीर बदल देंगे। तो ये तो इमरान खान का भी एग्जैक्टली यही बयानिया था कि जी जब मैं आया तो वो हालात क्या थे, आपको पता, मैं दोहराना नहीं चाहता, बात तवील हो जाएगी। सो उनमें और आप पे फ़र्क क्या है? मतलब व्हाई वुड यू ऑलवेज ब्लेम द प्रीवियस गवर्नमेंट? हम तो बहुत कम ब्लेम करते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए अगर हम हुकूमत में आए हैं तो जो भी मैस पिछली हुकूमत करके गई है, हमारा काम है कि उसको क्लीन करें। ठीक, हम जब 2013 में भी आए थे तो हमने पीछे नहीं देखा था, हमने आगे देखा था। और आपको मैं बताऊं
कि उस वक्त भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी, पाकिस्तान में 16-16 घंटे बिजली नहीं आती थी, हर रोज़ खुदकुश बम्बार फटता था, और हमने उस चैलेंज को कबूल किया और हमने आगे को देखा, और अभी भी हम आगे की तरफ देख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगले 6-8 महीने के अंदर हम कम से कम पाकिस्तान का जो इस वक्त मईशत का हैमरेज है इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देंगे, उसके बाद एक हम ग्रोथ की तरफ चलेंगे। और कुछ हमारी आज इकॉनमी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी एक हुकूमत की नहीं, 75 साल की हैं। मिसाल एक मैं देता हूँ, देखिए किसी भी दौर में हम पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं बना सके। जमहूरी हुकूमतें इसलिए नहीं कर सकेंगे, थोड़ा टेन्योर था। जो स्ट्रक्चरल तब्दीली है वो आप 10 साल में लाते हैं। यहाँ पे मार्शल लॉ की हुकूमतें आई, वो नाकाम हुई, एसेंशियल उस वक्त डॉलर भी बढ़े थे। अब जब भी हम ग्रो करते हैं तलत साहब, तो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डॉलर्स बढ़ती है डिमांड की वजह से, लेकिन हमारी कैपेसिटी टू अर्न डॉलर्स नहीं बढ़ती। लिहाजा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, फिर आपको इमरजेंसी ब्रेक्स लगा के इंपोर्ट्स कट करनी पड़ती हैं, मईशत भी नीचे आ जाती है, इनइलास्टिक एक्सपोर्ट बेस है। तो लिहाजा अब हमारा सिंगुलर फोकस जो अब हम कोशिश कर रहे हैं, ये 8-10 महीने में हम कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते, लेकिन हम डायरेक्शन सेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। और अगला इंशाल्लाह मैंडेट मिला तो उसमें हम, जैसे विजन 2025 हमारे पास एक प्लान था जिस पर हम चल रहे थे, अगर वो इंटरप्ट ना हुआ होता तो आज वी वुड हैव बीन इन डिफरेंट। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF इंक्लूडिंग स्टेट बैंक, इन तमाम की 2023 की जो प्रोजेक्शंस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो सियासी तौर पर फ्राइटनिंग है। नहीं, वो मैं आपसे कहूँ, वर्ल्ड बैंक जिस साल में आपने इंतखाब लड़ना है, जी, उस साल में जी, वो सिर्फ हमारी नहीं, इस वक्त जो पूरी दुनिया की ग्लोबल मईशत है वो इलेक्शन तो दूसरी ऐसे लड़ना नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, वर्ल्ड बैंक दुनिया की ग्रोथ भी डाउन ला रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ला रहा है, तो यहाँ पे हमें भी उसी का हिस्सा है ना। लेकिन ज़ाहिर है अब कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ेगी ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, बिजनेस सही काम नहीं कर रहा होगा, इन्फ्लेशन विल बी हाई। तो जिस साल में आपने इंतखाब लड़ना है उस साल के हालात, देखिए पहली बात तो ये है कि हम इंशाल्लाह अगले 6-8 महीने में कुछ स्टेबलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरे ये है कि लोग इस फर्क को देखेंगे कि हमारा मईशत को बहाल करने का वर्क इन प्रोग्रेस है, और हमें मौका मिलना चाहिए कि हम अगले 5 सालों के अंदर मईशत को उसी तरह टर्न अराउंड करें जैसे 2013 और 18 के दरमियान हमने किया था। फ़र्क यह है कि इमरान खान ने 4 साल जब मिले तो उसने मईशत को मज़ीद डुबोया। हमें जब 5 साल मिले थे, हमने एक डूबी हुई मईशत को, जहाँ बिजली भी बल्ब नहीं जलता था, उसको रोशन भी किया, उसको खड़ा भी किया, CPEC जैसा मंसूबा भी खड़ा करके दिखाया। तो लोगों को ये एतमाद है कि अगर इनको 5 साल मिले, ये पाकिस्तान को दोबारा ठीक कर देंगे। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब हमें बता रहे थे, सोचिए के अंदर शब्बर जैदी साहब से हम बात करेंगे जिन्होंने उन मामलात को टेकअप किया जिनका मिनिस्टर साहब ने अभी उनको डिनाई किया कि केयर टेकर सेटअप एक्सटेंडेड, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आपका एक बयान बड़ा घूम रहा है एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप के बारे में। अभी एहसन इकबाल साहब मेरे स्टूडियो से जा रहे हैं, ये डिनाई करते हुए स्ट्रांगली कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होंगे। तो बेसिकली उन्होंने तो कोई ऐसी सूरत हाल को कोई लिफ्ट नहीं कराई आम अल्फाज में। देखिए, बात सिंपल सी है, कभी भी कहा कि सेटअप कोई पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में राइट हो सकती है, लॉजिक है। मगर जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो लोगों को शायद समझ, तो आज पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी पोजीशन और जो पोजीशन और जो मेरा इस वक्त डेडलॉक है, इसमें आप इस पोजीशन को आगे नहीं चला सकते, तो आपको कोई ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। अब वो ऑल्टरनेट क्या होगा, ये फैसला आप लोग कर लें, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। मगर अगर किसी को दीवार के पार बात नजर नहीं आ रही तो उसकी मर्जी है, वो अपनी बात करता रहे, मैं उसकी बात का जिम्मेदार नहीं हूँ। फेयर इनफ। तो आप ये फरमा रहे हैं कि आपने इम्कानात की बात की है कि इन हालात में इम्कान यही बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर उस इम्कान को कोई आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा, उसकी कोई तशरीह भी करनी होगी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उस इम्कान को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए? देखिए, पहले तो आप इन सारों से बुला के ये पूछें कि क्या ये समझते
पाकिस्तान में गैर मामूली हालात हैं, ये जो राग रहे हैं 13 से 18 तक हमने ये किया था और पावर प्लांट, ये बातें अब नहीं करें। मतलब आप आज की पोजीशन बताएं कि आज आपके पास क्या प्लान है, आपके पास आज पैसे हैं, क्या ये अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ये खर्च पे दे सकते हैं, क्या ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ना, बातें करना बड़ा आसान होता है ना कि मैं 6 महीने मुझे दे दें, कोई 6 महीने का कोई रास्ता तो होना। आप लोग सुनते हैं बातें, जो पाकिस्तान के लिए एहसास रखते हैं वो भी तो आखिर पाकिस्तान में रहते हैं ना, हम उसमें आम आदमी भी शामिल है और इदारा भी शामिल है। तो क्या ये वाली वारिस तो नहीं है ना हर चीज का? जब आप एक चीज अगर आपके पास एक इक़्तिदार है तो मतलब थोड़ी इक़्तिदार को लेते हुए कुछ भी नहीं करें और लोगों को ये कहें कि हाँ जी मैं आगे बैठा हूँ, खुद ब खुद आपके हालात होंगे। और पीडीएम के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा अगर केयरटेकर आ जाए तो। उनकी तो अगर केयरटेकर आ गई तो उनकी दोस्त वही लेके शबरात हो जाएगी। मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ कि इमरान खान से हो नहीं पाया, आप भी बहुत मुख्तसर नहीं, क्या नहीं हो पाया चेयरमैन थे, आप क्या नहीं हो पाया? बहुत कुछ नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाई, IMF के साथ जो मुआहदा किया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। एक मेरी बात सुने, और क्या नहीं तो अभी ये इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, मुझे बताइए। देखिए मेरी बात सुने, बेसिकली आपके ख्याल में जो पाकिस्तान का आज का बहरान है जिससे पाकिस्तान आज गुजर रहा है, क्या ये बहरान 2018 से 2020 की गवर्नमेंट की वजह से आया है, या ये बहरान पाकिस्तान में पेरिडियल बहरान है जिसकी वजह से 1992 से लेकर 2018 तक जो गवर्नमेंट है, इस पे आप मेरे साथ एक प्रोग्राम कर ले, मैं आपको साबित कर दूंगा कि इन दोनों पार्टियों ने इस मुल्क को किस तरह तबाह किया है। कि मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि उसको 50 साल लगेंगे। तो ये कहना कि इमरान खान से सही नहीं हुआ, मैं ये एग्री करता हूँ कि इमरान खान ने कोई बड़े इक़दाम नहीं किए, और इमरान खान ने अपने 4 साल में कोई बड़ी गलती नहीं की। आप इनके साथ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इनके साथ कंपैरिजन में मुझे बिठाने का फायदा नहीं है। आप मुझसे इंडिपेंडेंट बात करें, असद इकबाल की बात करें। इनके साथ हमने आपको बिठाया भी नहीं, असद इकबाल साहब मुझे असद इकबाल साहब से जवाब देने के कोई शौक नहीं है। नहीं उनके साथ आप हैं भी नहीं ना जी शबर साहब, उनके साथ आप हैं ही नहीं। हमारा आपके साथ सिंपल सीधा सेगमेंट चल रहा है, वो तो चले गए स्टूडियो से, हम आपके साथ बात कर रहे हैं। आप जी आपकी किसी बात को जवाब देने का कोई शौक भी नहीं है, ना मुझे जरूरत है। आप उससे आगे की बात ये फरमाएगा कि वापस केयर टेकर जो एक्सटेंडेड केयर टेकर होगा वो उसको लीड कौन करेगा और वो क्या वो फैसला करेगा जो ये नहीं कर पा रहे? आप फिर मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आज की मईशत रेगुलर सिस्टम में चल जाएगी? ये आप सवाल करें, आप सोच लें, फिर मुझे आप मुझसे अगला सवाल करें ना। आप तो अच्छा आपने सही कहा, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। अब मैं अगली बात पे आ जाऊं, पहले आप इस पे एग्री करा लें, ये दोनों पार्टियां इस पे एग्री कर जाएं कि ये आज रेगुलर सिस्टम में नहीं हो सकता, फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम दोबारा कर लेंगे। अभी इनको ग्राउंड पे तो आने देना एक दफा। देखिए मेरी बात समझिए। तो आप कह रहे हैं कि पहले ये माने, वो तो कभी नहीं मानेंगे ना शबर साहब, वो क्यों मानेंगे? कौन मानता है? क्यों नहीं मानेंगे? आपको हालात पता है मार्केट्स के? आपको मार्केट के हालात पता है क्या? आप जानते हैं कि इस वक्त मार्केट की, इकोनॉमिक मार्केट की क्या पोजीशन है? आपको अंदाजा है? आपको ये अंदाजा है कि किस लेवल? मुझे तो अंदाजा है, मेरे अंदाजे होने से उनको फर्क नहीं पड़ता ना। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे अगर अंदाजा है भी तो वो उनको कन्विंस नहीं करता। नहीं, मेरी बात सुने, कोई गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहेगी कि वो डिफॉल्ट होते वक्त गवर्नमेंट में हो। ठीक, अब मुझसे वो आपके ख्याल में डिफॉल्ट होना ठहर गया है? डिफॉल्ट होना ठहर गया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको एक और एक दो समझ नहीं आ रहा तो ये मेरा कसूर नहीं है। एक और एक 3 नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट को तो कभी समझ नहीं आएगा ना जी। नहीं, इतने बेवकूफ नहीं है, सब समझ आएगा उनको। वो इसको समझ रहे हैं, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं इसको। मगर सवाल ये नहीं है। देखिए, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो वो अच्छा नहीं होगा और नहीं आना चाहिए। देखिए, अगर मुझसे सवाल करें तो इसका सोल्यूशन तो नेशनल गवर्नमेंट है और नेशनल गवर्नमेंट ये फैसले करे और आगे बढ़े।
मगर हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन हो गई है उसके साथ आप क्या, आपके पास सोल्यूशन क्या है, आप मुझे ये समझाते हैं। आप मुझे एज पाकिस्तानी बताएं ना, मैंने आपको जी नहीं शबर साहब, वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। क्या मतलब समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि सोल्यूशन हमें बताएं ना। ये मानते नहीं है, पुराने ताकत में नहीं है, डिविजन्स बहुत बढ़ गई हैं, इकोनॉमिक हालात वो जो बता रहे हैं, तो सोल्यूशन तो आपने बताना है ना। नहीं, सोल्यूशन तो देखिए, सोल्यूशन का एक इशारा मैंने आपको दिया था। अब ये सोल्यूशन की आप उस डिटेल पूछ रहे हैं, वो इशारा है। मैं नहीं कह रहा कि मुझे किसी ने कोई मुझे ये कह रहा है, मेरे जहन में ये रास्ता है, और अगर इस रास्ते को अमल किया जाएगा तो ये पाकिस्तान को बुरान से निकाल देगा। बुरान से निकाल देगा। और उसको लीड कौन करेगा? दोनों जमातें जो हैं, जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट, वो तो इसके ऊपर मानने को तैयार नहीं, आपस में बैठने को तैयार नहीं। मेरी बात सुनो, दोनों पाकिस्तान के भव्य वतन है, कोई पाकिस्तान की बुराई नहीं चाहता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपने दुकानों बाजार देखिए, मुझे इसको एक बिल्कुल आसान कर लें। आप मुझे बताएं कि बाजार 7 बजे बंद होने चाहिए, क्या गवर्नमेंट करवा पा रही है? करवा पा रही है? नहीं करवा पा रही। नहीं गवर्नमेंट ने कभी फैसला किया, नोटिफिकेशन इशू किया? नहीं किया ना। ये बात नहीं है कि दुकानदार नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने नहीं किया ना फैसला। परवेज इलाही साहब भी नहीं करना चाहते। वो ताजरान नहीं मान रहे ना शबर साहब, ताजरान नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं हमने नहीं बंद करना। ताजरान तो बाद में मानेंगे, पहले आप लॉ तो पास कराए ना सर। आप अगर एक आदमी से पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो पहले पूछोगे कि मैं कत्ल करने वाला हूँ? क्या बात कर रहे हो यार, ताजरान नहीं मान रहे, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं तो आपने देखे ना, आपने भी स्मॉल रिटेलर्स को टैक्स करना था, नहीं कर पाए ना। जब मैं नहीं कर सका, मैं छोड़ के आ गया, खत्म हो गई बात। मैं क्यों लटका तो नहीं रहा ना, मुझे उस कुर्सी से मोहब्बत तो नहीं थी ना, मैं छोड़ के आ गया, घर आ गया, खत्म हो गई बात। ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप समझते हैं कि 7 बजे बंद होना चाहिए, फिर आप कहते हैं नहीं बंद होना चाहिए। तो ये मतलब आप लोग क्या मेरे से क्या बात करना चाहते हैं? आपको अगर सिंपल बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसमें ऑर्डिनरी तरीके से ये मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब नहीं है कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन है या मैं किसी के कहने में बात कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल आखिर में ये बताइएगा, अगर गैर मामूली कोई सूरत हाल डेवलप हुई तो आप उस निज़ाम का हिस्सा होंगे? नहीं, मैं पर्सनली जाती बात का जवाब देना चाहता, मगर मैं कराची का छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं इस्लामाबाद जाना नहीं चाहता वैसे। I have to leave it there। शबरज़ादी साहब हमें अपने व्यूज़ से आशना करवा रहे थे और बता रहे थे कि उनके ज़हन में क्या इस वक्त सियासी तौर पर पक रहा है। वो बता रहे हैं कि हालात बहुत मखदूश हैं, इस हुकूमत के बस का है नहीं। इमरान खान उनके ख्याल में बता रहे थे कि उन्होंने उतना बुरा काम नहीं किया, लेकिन वो इस हुकूमत के साथ बैठ के तो मामला तय नहीं करेंगे, तो वो गैर मामूली अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। ट्रेंडिंग के ऊपर चलते हैं। नाज़रीन, ट्रेंडिंग में इस वक्त ट्रेंड्स आपके सामने 3-4 हैं। चोर खा गए पाकिस्तान, टोटल ट्वीट्स जो हैं 1,17,000 से ऊपर हैं। 5 घंटे पहले ट्रेंड शुरू हुआ और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रेंड चला कौन रहा है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, इसके ऊपर भी ट्वीट्स आए हैं। आज सारा दिन जो मैच चलता रहा वो काफ़ी तकलीफ़देह था हमारे बॉलर्स के लिए। 1-2 चांसेस भी हमने ड्रॉप किए। इकॉनमी के ऊपर ट्रेंड जो है वो 3 घंटे पहले शुरू हुआ और उसके ऊपर भी 1 लाख से ऊपर ट्रेंड्स आ रहे हैं। लोग वहाँ पर डिबेट कर रहे हैं कि इकॉनमी का होगा क्या। तो ये बड़ा एक दिलचस्प है कि चोर खा गए पाकिस्तान पे 1 लाख से ऊपर ट्वीट्स हैं और इकॉनमी के ऊपर भी 1 लाख से ऊपर ट्रेंड्स मौजूद हैं। जो हमने ट्वीट्स चूज़ किए हैं उसका ताल्लुक हसन अयूब खान ने ट्वीट किया है। जो मुबैना ऑडियो आई है उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि कुछ इस ऑडियो के हिस्से बाद के लिए संभाल के रखेंगे जिसका इजहार होगा। और फिर बशीर चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि अल्लाह को बेवफाई और फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करना दोनों ही पसंद नहीं है। तो बुनियादी तौर पर इन ऑडियोज़ को बुनियाद बनाकर अब इमरान खान और उनके घर वालों को तख्ता मश्क बनाया जा रहा है। जिस साहब कह रहे थे कि उनकी नज़र में जो इमरान खान करते रहे हैं, जो बोते रहे हैं, वो काट रहे हैं।